25 जुलाई 2026 शाम के लगभग 6 बजे एक नोटिफिकेशन पूरे देश के हर मोबाइल फोन पर फ्लैश होती है। ब्रेकिंग न्यूज, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज रिजाइन्ड। सिर्फ एक रेजिग्नेशन नहीं हुआ था, ये था लाखों स्टूडेंट्स के गुस्से का पहला बड़ा नतीजा। और इस जीत के पीछे खड़ी थी एक ऐसा नाम जिस पर शुरू में पूरा देश हंसता था, लेकिन सिर्फ 37 दिन बाद वही नाम दिल्ली की सियासत का सबसे बड़ा डर बन चुका था। किसी ने सोचा नहीं था कि एक मीम, एक इंस्टाग्राम पेज और कुछ गुस्से में बैठे स्टूडेंट्स एक दिन पूरे देश की हेडलाइंस बन जाएंगे। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक प्रोटेस्ट की नहीं है, ये कहानी है उन सपनों की जो एक पेपर लीक के बाद टूट गए, उन स्टूडेंट्स की जो सिस्टम से जवाब मांग रहे थे। इस मूवमेंट में एक सुप्रीम कोर्ट की कंट्रोवर्शियल रिमार्क, एक वायरल मीम, एक 26 दिन की हंगर स्ट्राइक और हजारों स्टूडेंट्स का गुस्सा सब एक ही कहानी का हिस्सा बन गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक अजीब सा नाम कॉकरोच देश का सबसे बड़ा यूथ मूवमेंट कैसे बन गया। इस कहानी की शुरुआत रेजिग्नेशन से नहीं बल्कि एक एग्जाम से होती है। एक ऐसा एग्जाम जिस पर हर साल लाखों सपने टिकते हैं, और जब एग्जाम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठे तो सिर्फ एक पेपर लीक नहीं हुआ, भरोसा भी लीक हो गया। हर साल लाखों स्टूडेंट्स एक ही सपना देखते हैं, व्हाइट कोट, डॉक्टर बनने का सपना, और उस सपने का सिर्फ एक दरवाजा, नीट यूजी। 5 मई 2024, 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स, एक ही दिन, एक ही एग्जाम और एक ही उम्मीद कि मेहनत का फैसला सिर्फ मेरिट करेगा। एग्जाम खत्म हुआ, लेकिन असली कहानी उसके बाद शुरू हुई। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक क्लेम सामने आने लगे। बिहार से लेकर गुजरात तक क्वेश्चन पेपर लीक होने के आरोप लगने लगे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। बाद में सीबीआई ने भी इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ले ली। फिर रिजल्ट आया और कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। ग्रेस मार्क्स, अनयूजुअली हाई टॉपर्स और ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल। देश भर के स्टूडेंट्स ने जवाब मांगना शुरू कर दिया। कई स्टूडेंट्स ने कहा, हमारी मेहनत का क्या। सोशल मीडिया पर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया और एग्जाम सिस्टम पर भरोसा पहली बार इतनी बड़ी डिबेट का हिस्सा बन गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने माना कि कुछ सेंटर्स पर पेपर लीक और इरेगुलरिटीज हुई थी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि पूरे देश में सिस्टमैटिक फेलियर का पर्याप्त सबूत नहीं मिला, इसलिए नेशन वाइड री एग्जाम का ऑर्डर नहीं दिया गया। लेकिन कोर्ट की प्रोसीडिंग से ज्यादा एक और चीज वायरल होने लगी, गुस्सा, मीम्स और एक नया डिजिटल रेजिस्टेंस। यही वो वक्त था जब कुछ यंग क्रिएटर्स और स्टूडेंट्स ने सोचा, अगर सिस्टम हमारी बात नहीं सुन रहा तो इंटरनेट को ही अपनी आवाज बना देते हैं। एक ऐसा नाम जिसे पहले लोग मजाक समझ रहे थे, लेकिन बहुत जल्द ये नाम देश के सबसे बड़े स्टूडेंट मूवमेंट की पहचान बनने वाला था। हर आंदोलन की एक चिंगारी होती है, कभी वो एक गोली होती है, कभी एक अरेस्ट और कभी सिर्फ एक शब्द। मई 2026 सुप्रीम कोर्ट की एक हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक ऑब्जर्वेशन नेशनल हेडलाइंस बन गई। कोर्ट रूम में अनएम्प्लॉयड यूथ और सिस्टम पर टिप्पणी करते हुए कॉकरोचेस शब्द का इस्तेमाल हुआ। कुछ लोगों ने इसे जुडिशरी की कड़वी ऑब्जर्वेशन माना, तो कई यंग लोगों को लगा ये सिर्फ कुछ लोगों पर नहीं बल्कि पूरी फ्रस्ट्रेटेड जनरेशन पर कमेंट है। इसी एक शब्द ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी डिबेट शुरू कर दी जो अगले कुछ हफ्तों में एक मूवमेंट में बदलने वाली थी। इंटरनेट ने वही किया जो इंटरनेट अक्सर करता है, एक सीरियस स्टेटमेंट मीम बन गया। लेकिन ये सिर्फ मीम तक सीमित नहीं रहा। कुछ ही घंटों में एक नया नाम सामने आया। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये बस इंटरनेट जोक है, एक सटारिकल पेज, एक पॉलिटिकल मीम जो 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये पेज लाखों स्टूडेंट की आवाज बन जाएगा। फॉलोवर्स लाखों से मिलियंस तक पहुंचने लगे। हर नई रील, हर नया मीम स्टूडेंट्स के फ्रस्ट्रेशन को एक नई लैंग्वेज दे रहा था। लेकिन हर मूवमेंट के पीछे एक चेहरा होता है, और सीजेपी के पीछे भी एक नाम धीरे धीरे सामने आ रहा था। नाम था अभिजीत दीपके, एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट जिन्होंने सोशल मीडिया के गुस्से को एक ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल मूवमेंट में बदलने की कोशिश की। अब तक ये सिर्फ इंटरनेट की लड़ाई थी, लेकिन अभिजीत दीपके के दिमाग में एक और प्लान चल रहा था। और जब डिजिटल प्रोटेस्ट रियल प्रोटेस्ट बनने लगा, तब दिल्ली का जंतर मंतर इस कहानी का अगला चैप्टर लिखने वाला था। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का चेहरा बनकर सामने आए अभिजीत दीपके। पब्लिक रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिजीत दीपके महाराष्ट्र से आते हैं और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और डिजिटल कैंपेनिंग में काम कर चुके हैं। रियूटर्स के मुताबिक वो 2023 में बोस्टन पढ़ने गए और बाद में इंडिया लौटकर यूथ मूवमेंट का हिस्सा बने। लेकिन उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ना कोई पॉलिटिकल पार्टी थी और ना ही कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी सोशल मीडिया। एक के बाद एक रील्स, शॉर्ट वीडियोस, सटारिकल मीम्स और रिलेटेबल कंटेंट जेन जी के साथ इंस्टेंटली कनेक्ट करने लगा। मूवमेंट की ऑनलाइन रीच कुछ ही हफ्तों में एक्सप्लोसिव स्पीड से बढ़ने लगी।
ये मूवमेंट किसी एक शहर का नहीं था, ना ही किसी एक कॉलेज का। दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ, हर जगह स्टूडेंट्स एक ही हैशटैग शेयर कर रहे थे। ना मेंबरशिप फॉर्म, ना बड़े ऑफिसेज। कोऑर्डिनेशन का सबसे बड़ा सेंटर था इंस्टाग्राम। वॉलंटियर इंस्ट्रक्शन, मीटिंग अपडेट्स, पोस्टर डिजाइन, प्रोटेस्ट टाइमिंग, सब कुछ डिजिटल तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। इसी वजह से कई एनालिस्ट ने इंडिया का पहला लार्ज स्केल जेन ज़ेड डिजिटल प्रोटेस्ट मूवमेंट कहा। लेकिन इंटरनेट पर वायरल होना एक बात है और सड़क पर लोगों को लाना बिल्कुल अलग। अब असली टेस्ट शुरू होने वाला था। दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू के कुछ दिनों में भीड़ बहुत कम थी। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ वॉलंटियर्स और बहुत सारे सवाल। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि कुछ ही दिनों बाद यह जगह देश के सबसे बड़े यूथ प्रोटेस्ट का सिंबल बन जाएगी। और फिर एक नाम इस प्रोटेस्ट से जुड़ा है, जिसके आने के बाद पूरा मूवमेंट एक नए मोड़ पर पहुंच गया। हर मूवमेंट को एक आवाज मिलती है, लेकिन बहुत कम मूवमेंट्स को एक ऐसी शख्सियत का साथ मिलता है जिसकी क्रेडिबिलिटी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत हो। सोनम वांगचुक, इंजीनियर, इनोवेटर और एजुकेशन रिफॉर्म की आवाज। उन्होंने सालों तक एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल लर्निंग की बात की। इसलिए जब एग्जाम सिस्टम पर सवाल उठने लगे तो उन्होंने इस डिबेट को सिर्फ स्टूडेंट का इशू नहीं बल्कि देश के फ्यूचर का इशू बताया। जून के आखिर में सोनम वांगचुक ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने स्टूडेंट्स की सपोर्ट में अनिश्चित काल की भूख हड़ताल शुरू कर दी। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते और फिर 26 दिन। 26 दिन तक उन्होंने अपनी सेहत ही नहीं बल्कि अपनी आवाज भी दांव पर लगा दी। हर गुजरते दिन के साथ उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। डॉक्टर्स बार बार वार्निंग दे रहे थे, लेकिन प्रोटेस्ट जारी रहा। सोशल मीडिया पर हैशटैग स्टैंड विद सोनम और एजुकेशन रिफॉर्म की डिमांड ट्रेंड करने लगी। जितनी उनकी हेल्थ गिर रही थी, उतना ही मूवमेंट का मॉरल सपोर्ट बढ़ता जा रहा था। जो प्रोटेस्ट कुछ दिन पहले छोटा लग रहा था, अब नेशनल हेडलाइंस बन चुका था। मीडिया, अपोजिशन और सरकार, सबकी नजर अब इसी मूवमेंट पर थी। लेकिन जैसे जैसे वांगचुक की तबीयत खराब होती गई, वैसे वैसे टेंशन भी बढ़ने लगी। 18 जुलाई को पुलिस उनके हेल्थ कंसर्न का हवाले देते हुए हॉस्पिटल ले गई। इस एक्शन को लेकर सपोर्टर्स और अथॉरिटीज के बीच अलग अलग नैरेटिव सामने आए। सपोर्टर्स ने इसे मूवमेंट को कमजोर करने की कोशिश बताया, जबकि अथॉरिटीज ने कहा कि उनकी जान बचाना जरूरी था। इसी बीच देश भर में एक सवाल गूंज रहा था, क्या ये प्रोटेस्ट यहीं रुक जाएगा या अब और बड़ा होने वाला है? और जवाब सिर्फ कुछ दिनों बाद मिला, क्योंकि अगला कदम था संसद चलो। कभी कभी एक मूवमेंट की ताकत उसकी स्पीचेस से नहीं बल्कि उसकी एक मैसेज से पता चलती है। संसद चलो सिर्फ 2 शब्द, लेकिन इन 2 शब्दों ने हजारों स्टूडेंट्स को एक ही डायरेक्शन दे दी। अपील सिंपल थी, 20 जुलाई मॉनसून सेशन का पहला दिन और डेस्टिनेशन पार्लियामेंट। सोनम वांगचुक ने सपोर्टर से शांति और डिसिप्लिन के साथ मार्च में शामिल होने की अपील की। दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह से स्टूडेंट्स पहुंचना शुरू हो गए थे। कोई जयपुर से, कोई पटना से, कोई बेंगलुरु से और कोई लोग सिर्फ एक प्ले कार्ड लेकर आए थे, एजुकेशन नीड जस्टिस। जैसे जैसे क्राउड बढ़ा, वैसे वैसे सिक्योरिटी भी बढ़ने लगी। दिल्ली पुलिस ने पार्लियामेंट के आसपास कई लेयर की बैरिकेडिंग की और मार्च के लिए परमिशन ना होने की बात कही। ऑर्गेनाइजर्स बार बार एक ही बात कह रहे थे, पीसफुल रहो, किसी भी प्रोवोकेशन में मत आना। और फिर हजारों लोग पार्लियामेंट की तरफ चल पड़े। कुछ ही देर में मार्च और पुलिस आमने सामने थे। अथॉरिटीज ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, जबकि प्रोटेस्टर्स ने कहा कि उनका मार्च शांतिपूर्ण है। दिन बढ़ता गया और दिल्ली का माहौल गर्म होता गया। कई जगहों पर धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने टीयर गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया, जबकि प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स ने एक्सेसिव फोर्स का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक कई पुलिसकर्मी और कई स्टूडेंट्स इस झड़प में घायल हुए। बाद में प्रोटेस्ट से जुड़े FIR भी दर्ज किए गए। अब ये मूवमेंट सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहा, पूरा देश इस पर नजर रखे हुआ था। और जब सड़कों का शोर संसद तक पहुंच गया, तब सियासत भी खामोश नहीं रह सकी। 20 जुलाई के बाद दिल्ली की सड़कों का शोर अब पार्लियामेंट के अंदर सुनाई देने लगा था। अब सवाल सिर्फ स्टूडेंट का नहीं था, सवाल था क्या सरकार इस मूवमेंट को इग्नोर कर सकती है? मानसून सेशन शुरू होते ही अपोजिशन ने एजुकेशन सिस्टम, पेपर लीक और पुलिस एक्शन तीनों मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाया। कई अपोजिशन नेताओं ने कहा स्टूडेंट्स की बात सुनी जानी चाहिए। इसीलिए ऑर्गेनाइजर्स बार बार सपोर्टर से अपील कर रहे थे कि प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल स्टेज ना बनने दिया जाए। दूसरी तरफ सरकार का कहना था कि प्रोटेस्टर से बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन कानून व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है। इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी युद्ध तक सीधा पहुँचने की कोशिश की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने युवाओं से संवाद और भरोसा बनाए रखने की बात की। जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ने लगा, वैसे वैसे सरकार पर प्रेशर भी बढ़ने लगा। पब्लिक डोमेन में आई जानकारी के मुताबिक स्टूडेंट्स और ऑर्गेनाइजर्स बार बार कुछ कॉमन डिमांड उठा रहे थे। एग्जाम प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी, पेपर लीक के जिम्मेदारों पर सख्त एक्शन, फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट रोकने के लिए रिफॉर्म्स।
इसी दौरान इन्वेस्टिगेशन भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। सीबीआई अपनी इंक्वायरी कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट भी लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए था। पिछले कई हफ्तों से एक ही डिमांड सबसे ज्यादा सुनाई दे रही थी, एजुकेशन मिनिस्टर को जिम्मेदारी लेनी होगी। और फिर 25 जुलाई 2026 वो दिन आ गया। ब्रेकिंग न्यूज, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधान ने अपने रेजिग्नेशन में कहा कि नेट कंट्रोवर्सी और उसके बाद पैदा हुई स्थिति ने देश के युवाओं का भरोसा हिला दिया है। उन्होंने लिखा कि उन्होंने हमेशा अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश की, लेकिन इस समय देश के स्टूडेंट्स और एजुकेशन सिस्टम पर भरोसा बहाल करना सबसे जरूरी है। इसी वजह से उन्होंने अपना पद छोड़ने का फैसला लिया। कुछ ही सेकंड्स में पूरा प्रोटेस्ट साइट तालियों से गूंज उठा। लोग गले मिल रहे थे, तिरंगा लहरा रहा था। अगली सुबह अभिजीत दीपके स्टेज पर आए और उन्होंने वो स्पीच दी जिसे मूवमेंट का इमोशनल क्लाइमैक्स माना गया। अभिजीत दीपके ने अपने संबोधन में कहा कि रेजिग्नेशन मूवमेंट का अंत नहीं, बल्कि एजुकेशन रिफॉर्म की लंबी लड़ाई की शुरुआत है। उन्होंने स्टूडेंट से अपील की कि डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी आवाज उठाते रहें। इस मूवमेंट के दौरान एक स्लोगन बार बार सुनाई दिया, स्टूडेंट पावर जिंदाबाद। ये स्लोगन सोशल मीडिया से लेकर प्रोटेस्ट साइट तक एक सिंबल बन गया। जबकि बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा कि सरकार ने पब्लिक सेंटिमेंट का सम्मान करते हुए जिम्मेदारी से फैसला लिया। क्या इस मूवमेंट के बाद एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा? क्या प्रोमिस्ड रिफॉर्म्स ग्राउंड पर दिखाई देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस जनता पार्टी एक टेम्पररी मूवमेंट थी या इंडियन पॉलिटिक्स में एक नई परमानेंट फोर्स बनने जा रही है? अगर आपको लगता है कि मेहनत का फैसला सिर्फ मेहनत से होना चाहिए, तो इस डॉक्यूमेंट्री को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाइए। दोस्तों, ऐसे ही डीप रिसर्च डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइए आपके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा रिफॉर्म क्या होना चाहिए। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में, तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड।